हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मार्केट। इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि मीनिंग ऑफ मार्केट, मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जिसे हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं। फिर हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, लोकेशन के बेस पे देखने वाले हैं, वॉल्यूम के बेस पे देखने वाले हैं, कंपटीशन के बेस पे देखने वाले हैं। सो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मार्केट क्या होता है। सो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ मार्केट। नॉर्मली जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट से हमें पता चलता है अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट। बहुत सिंपल है, वेयर देयर इज परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज इज कॉल्ड ए मार्केट। लेकिन इकोनॉमिक्स में बहुत ही वाइडर टर्म है। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर परचेज और सेल दी गुड्स, नहीं। इकोनॉमिक्स में वाइडर टर्म है। इकोनॉमिक्स में बोला गया है देयर मस्ट बी ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू बायर एंड सेलर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, स्नैपडील है। टेलीफोन के थ्रू शॉपिंग करते हैं हम लोग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू, ये सब भी मार्केट है। प्लेटफॉर्म होना चाहिए, प्लेस का होना एज सच इतना जरूरी नहीं है। सो हमें याद रखना है द प्रेजेंस ऑफ प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्लेटफॉर्म इज इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू बायर एंड सेलर एक दूसरे के साथ क्या कर सके, ट्रांजेक्शन कर सके। सो मार्केट का हम लोग मीनिंग देखेंगे। The system through which the buyers and the sellers get in contact with each other directly or indirectly for the sale or purchase of goods or services is called market। हमने बोला ना, यहां पे क्या बोला है, सिस्टम। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके थ्रू बायर और सेलर के बीच में ट्रांजेक्शन होने वाला है। ट्रांजेक्शन डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, फिजिकली जाके, ऑनलाइन मोड, किसी भी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कमोडिटी को परचेज या फिर सेल कर सकते हैं। सो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे। मार्केट को अगर थोड़ा सा और समझना है तो उसके लिए हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फीचर्स देखते हैं मार्केट के। फर्स्ट इज न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी मार्केट है तो उसके अंदर बहुत सारे बायर्स अवेलेबल होंगे और बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल होंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर अवेलेबल इन दी मार्केट। बेसिकली बायर्स की बात करते हैं तो बायर्स क्या सोच रहे हैं कि कमोडिटी परचेस करके हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। सेलर की बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोच रहे हैं। सो प्रोड्यूसर्स आर थिंकिंग अबाउट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड बायर्स आर थिंकिंग अबाउट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स इन दी मार्केट। सेकेंड इज गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस बात है, अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में सबसे मेन चीज क्या है, तो गुड्स या फिर सर्विसेज होनी चाहिए। मैं अगर आपको कुछ सेल कर रहा हूं तो मैं क्या सेल करूंगा, या तो गुड्स सेल करूंगा या तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। कैसे भी गुड्स हो सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कुछ भी। सर्विसेज हो सकती है। सो ये सब चीजें क्या है, ये गुड्स एंड सर्विसेज है। आप लोग अगर अवेल कर रहे हो, आप लोग अगर परचेस कर रहे हो तो क्या अवेल करोगे या परचेस करोगे, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। सो मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके थ्रू प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट अर्न करते हैं तो कंज्यूमर्स क्या अर्न करते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सो गुड्स एंड सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। एंड हमने मीनिंग में भी देखा था, द कॉन्टैक्ट में बी इन डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म। हम कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं बायर एंड सेलर्स के साथ, एक दूसरे के साथ। सो यहां पे हम देखना है कि किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे। फर्स्ट इज टेली शॉपिंग। टेली शॉपिंग यानी बेसिकली टेलीफोन के थ्रू अगर हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं तो ये क्या है, टेली शॉपिंग है। हम लोग टेलीफोन के थ्रू ही हमारा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, गुड्स हमारे घर पे आ जाएंगे। दूसरा तरीका ऑनलाइन शॉपिंग। हम लोग में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, स्नैपडील है, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो हम लोग टेलीफोन के थ्रू भी परचेज सेल कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू भी परचेज एंड सेल कर सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस की बात की है यहां पे। आज एक चीज सोच के देखो, अगर हम लोग प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं या प्रोडक्ट सेल करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस। And remember one thing, that price is determined with the help of demand and supply forces। जो भी हमने प्राइस डिसाइड किया है कमोडिटी का, वो किसकी मदद से डिसाइड किया है, तो डिमांड और सप्लाई की मदद से।
मार्केट में जो भी कमोडिटी की डिमांड है, जो भी उसका सप्लाई है, उसके बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राइस को यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आज एक चीज सोच के देखो, हम अगर मार्केट में हैं तो हमें मार्केट की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अभी मार्केट में क्या चीज है। आज एक चीज सोच के देखो, अगर रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, नेचुरल एंड मैन मेड कलामिटीज है, ये सब चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पता रखते हैं, उसके बेस पे ही हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। सो इन्फॉर्मेशन का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। सो इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, फीचर्स, बट हम मार्केट को अब क्लासिफाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो मार्केट को क्लासिफाई करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस पे क्लासिफाई करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें दिया है लोकल मार्केट। व्हाट इज लोकल मार्केट? द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट द सेम प्लेस। अगर सेम प्लेस पे हम लोग प्रोडक्ट्स को परचेज सेल कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है, लोकल मार्केट है। जैसे कि अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सिटी की बात करते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर विलेज की बात करते हैं, तो वो लोकल मार्केट है। मैं मेरी कमोडिटी सेल कर रहा हूं कहां पे, सिर्फ इस सिटी के अंदर, सिर्फ इस विलेज के अंदर, तो वो लोकल मार्केट है। इस विलेज या सिटी से बाहर मैं जाने वाला नहीं हूं इस चीज को सेल करने के लिए। सो बेसिकली इट इज अ लोकल मार्केट। सेकेंड इज रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट यानी कि पर्टिकुलरली यहां पे एक पर्टिकुलर रीजन की बात की है, स्टेट की बात की है। किसी भी एक स्टेट के अंदर मैं अलग अलग सिटीज में, अलग अलग विलेजेस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूं। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो मैं गुजरात में, अहमदाबाद में कमोडिटी सेल कर रहा हूं, बड़ौदा में ये कमोडिटी सेल कर रहा हूं, सूरत में भी ये कमोडिटी सेल कर रहा हूं। ये क्या है, ये रीजनल मार्केट है। सो एक स्टेट के अंदर अंदर हम लोग जब भी कमोडिटीज को सप्लाई करते हैं, कमोडिटीज को सेल करते हैं, जैसे कि रीजनल फिल्म्स है, रीजनल बुक्स है, सो ये सब क्या है, रीजनल मार्केट है। गुड्स आर बीइंग सोल्ड और सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड विद इन दी स्टेट। थर्ड इज नेशनल मार्केट। जब हम नेशनल मार्केट की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग कंट्री लेवल की बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग हमारे गुड्स या फिर सर्विसेज पूरी कंट्री में सेल करने वाले हैं, या सर्विसेज को पूरी कंट्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर मैं इंडिया लेवल पे गुड्स को सेल कर रहा हूं या सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा हूं, सो वो क्या है, नेशनल मार्केट है। सो सबसे पहले हमने देखा लोकल मार्केट, फिर रीजनल मार्केट, फिर नेशनल मार्केट, एंड लास्ट इज इंटरनेशनल मार्केट, जिसको हम लोग ग्लोबल मार्केट भी बोल सकते हैं। मतलब यहां पे दो कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर मैं किसी और कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, बेसिकली इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस, सो वो क्या है, इंटरनेशनल मार्केट है, जिसको हम लोग ग्लोबल मार्केट भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, मोबाइल फोन्स, एप्पल है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, ये सब क्या है, इंटरनेशनल मार्केट। एक से ज्यादा कंट्रीज में बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सब चीज पॉसिबल है। सो ये है इंटरनेशनल मार्केट। सो याद रखना है, हम लोग जब लोकेशन की बात करते हैं तो उसमें चार अलग अलग तरह के मार्केट है, दैट इज लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। ये लोकेशन की बात की हमने। अब लोकेशन के बाद जो दो होते हैं वो है क्वांटिटी के बेस पे, दैट इज होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पे हम सब लोगों ने ना हमारी रूटीन लाइफ में सुना है होलसेलर एंड रिटेलर। सो होलसेलर क्या है, होलसेलर इज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। बेसिकली होलसेलर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करता है लार्ज स्केल पे, एंड रिटेलर को वही गुड्स वो क्या करता है, सेल कर देता है। So basically wholesaler is a link between the buyers and the producers, that is the manufacturers। और बायर कौन है यहाँ पे, रिटेलर है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलसेल मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे लार्ज स्केल में ट्रांजैक्शन होने वाला है, कभी भी हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में डील नहीं करेंगे। जब मैं रीजनल मार्केट की बात करता हूं, रिटेल मार्केट की बात करता हूं, रिटेल मार्केट यानी यहां पे बेसिकली किसकी बात की, हम लोग स्मॉल स्केल पे डील करने वाले हैं। रिटेल मार्केट में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्मॉल स्केल पे डील करेंगे। रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द कंज्यूमर। रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। होलसेलर से गुड्स परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, बट कंज्यूमर्स को स्मॉलर स्केल में, स्मॉल क्वांटिटीज में हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। सो वो क्या है, रिटेल मार्केट। रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द कंज्यूमर।
सो जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं हमें दो चीज याद रखनी है, फर्स्ट इज होलसेल मार्केट, सेकेंड इज द रिटेल मार्केट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। कंपटीशन के बेस पे भी मार्केट होते हैं और यही सबसे मेन टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। जब कंपटीशन की बात करते हैं तो एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। जब मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करूंगा तो उसके अंदर भी हम लोग उसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट। 3 अलग अलग तरह के मार्केट स्टडी कर रहे हैं, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। बट हमें याद रखना है परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ थियरिटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखने जाएंगे ना तो प्रैक्टिकली कभी भी हमको परफेक्ट कंपटीशन देखने नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सो परफेक्ट कंपटीशन याद रखना हमें सिर्फ थियरिटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। बट परफेक्ट कंपटीशन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को दूसरे जो मार्केट पढ़ने हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक, उसके लिए बेस होना चाहिए हमारे पास। सो बेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन। सो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर्स है ताकि हमको डीपली पता चले कि एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन क्या है। नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस का मतलब होता है एकदम सेम, टेस्ट, साइज, कलर सब कुछ क्या होगा, एकदम सेम होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट सेल करने वाले मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। सो ये है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने वाले और परचेस करने वाले दोनों ही बहुत हैं। और इसका इंप्लीकेशन बहुत सिंपल इंप्लीकेशन है दैट नो सिंगल बायर और सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। किसी भी एक सिंगल बायर या किसी भी एक सिंगल सेलर की वजह से मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे जैसे मार्केट में बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल है, मेरे जैसे मार्केट में बहुत सारे बायर्स अवेलेबल है। अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं अकेला बायर या अकेला सेलर पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं तो प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। मेरा मार्केट शेयर क्या है, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही मिनिमम है। सो अ सिंगल बायर और अ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। प्रोडक्ट में यहां पे जिसे जो प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूस कर सकता है, सेल करना है, बट याद रखना है कि हम लोग प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। जो प्राइस रहने वाला है वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, दैट इज कांस्टेंट। सो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। सेकेंड इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। मैंने अभी अभी बताया था परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा प्रोडक्ट कैसे होते हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, होमोजीनियस, एकदम सेम। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फीचर्स, फॉर्म, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, क्वालिटी, सब कुछ एकदम सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी प्रोडक्ट, मैं जैसा प्रोडक्ट बना रहा हूं आप भी सेम टू सेम वैसा ही प्रोडक्ट बना रहे हो। और अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा तो आप लोग सोच के देखो, ऑब्वियस बात है हमें प्राइस क्या रखना पड़ेगा, सेम। मैं भी वही प्रोडक्ट बना रहा हूं और आप भी वही प्रोडक्ट बना रहे हो, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो क्या हम लोग डिफरेंट प्राइस चार्ज कर पाएंगे मार्केट में, नहीं, प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। द प्रोडक्ट इज सेम इन ऑल द फॉर्म्स, शेप, साइज, कलर, टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। थर्ड इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। फ्री एंट्री एंड एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर सी फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूं, अब मुझे देख के किसी और को लगा, आपको लगा कि आपको भी ये बिजनेस करना है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, सब लोग मार्केट में एंटर कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, कर सकते हैं, फ्री एंट्री है। अगर से फॉर एग्जांपल किसी को लॉस हो रहा है तो वो एग्जिट भी कर सकता है, अपना बिजनेस क्या कर सकता है, वाइंड अप कर सकता है, फ्री एग्जिट है। सो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। अब जब हम फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट की बात करते हैं तो इसका एक इंप्लीकेशन है दैट इज द फर्म विल ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग कभी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में हम क्या अर्न करेंगे, ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? अगर मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं तो मुझे देख के शायद आप लोग भी एंटर करोगे, मिस्टर ए ने एंटर किया, मिस्टर बी ने, मिस्टर सी में, शायद कस्टमर सब डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे, डिवाइड होने लगेंगे। अब कस्टमर्स डिवाइड हो रहे हैं तो मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट कहां पे आ चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट में आ चुका है। सो व्हेनेवर देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, in case of perfect competition the producer will earn only normal profit।
ही विल नॉट बी एबल टू अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट पॉसिबल ही नहीं है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उतना ही हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्न करने वाले हैं। सो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अगर लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग बिजनेस क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट मतलब यहां पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों को ही परफेक्ट नॉलेज है। जब मैं बायर की बात करता हूं तो बायर को ऑलरेडी नॉलेज है मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, आइडेंटिकल है, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, सब कुछ पता है उसे। जब हम सेलर की बात करते हैं तो सेलर को उसके राइवल फर्म्स के बारे में पता है, वो कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस डिसाइड किया है, वो भी पता है उन्हें। सो बेसिकली परफेक्ट नॉलेज इज अवेलेबल विथ बोथ बायर्स एज वेल एज दी सेलर्स। दोनों के पास ही क्या है, परफेक्ट नॉलेज है। सो परफेक्ट नॉलेज हमारा नेक्स्ट फीचर है। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं, याद रखना है मोबिलिटी का मतलब होता है मूवेबल। मतलब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब फैक्टर्स है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जो फैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि लेबर की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, ये क्या है, मूवेबल है। हम फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, मूवेबल। हम उसे क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं। एंड और नेक्स्ट फीचर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी यहां पे परफेक्ट कंपटीशन में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, वो टोटल कॉस्ट का बहुत ही माइनर शेयर है। बहुत ही माइनर टोटल कॉस्ट इनकर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर हो रही है, इसीलिए यहां पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या अज्यूम करते हैं, जीरो, नेग्लिजिबल है, इसलिए काउंट ही नहीं कर रहे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन का, कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या रहने वाली है, जीरो। हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को एज सच बिल्कुल भी यहां पर कंसिडर करने वाले नहीं है। सो हमने अब तक जो भी फीचर्स देखे हैं, ये फीचर्स किसके देखे हैं, परफेक्ट कंपटीशन। यहां पे हमारा फर्स्ट जो मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, वो यहां पर कंप्लीट होता है। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन तक। अब हमें जो टॉपिक कंसिडर करना है वो है मोनोपोली मार्केट। सबसे पहले हमने क्या देखा, परफेक्ट कंपटीशन। अब हम लोग देखेंगे मोनोपोली। मोनोपोली बेसिकली 2 वर्ड से बना है, दैट इज मोनो एंड पॉली, मीन्स सिंगल सेलर। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं और मोनोपोली की बात करते हैं तो दोनों बहुत ही ऑपोजिट है, दे आर एक्सट्रीम एंड्स, एकदम ऑपोजिट है दोनों के दोनों। पहले हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग मोनोपोली मार्केट पढ़ रहे हैं। मोनोपोली मार्केट में हम लोगों को याद रखना है, सिंगल सेलर है। डेफिनेशन देख सकते हैं हम लोग, प्रोफेसर चैम्बरलिन। व्हेन द प्रोडक्ट इज सप्लाइड, व्हेन द प्रोडक्ट सप्लाई इज कंट्रोल्ड ओनली बाय एन सिंगल एंटरप्राइज, इट इज मोनोपोली। यानी जहां सिर्फ एक जन के पास पूरा का पूरा कंट्रोल है, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन इज ओनली वन एंटरप्राइज इज द सेलर ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट्स। सिर्फ एक सिंगल एंटरप्राइज है मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोपोली। बट जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में मोनोपोली मार्केट क्या है। सबसे फर्स्ट हमें जो दिया है वो दिया है ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमरस बायर्स। मतलब मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने के लिए सिर्फ एक सिंगल सेलर है, एक सिंगल प्रोड्यूसर है, लेकिन परचेस करने वाले बहुत सारे लोग अवेलेबल है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट में एक सिंगल प्रोड्यूसर होगा, मतलब बेसिकली क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मार्केट में मेरा कोई कंपटीशन ही अवेलेबल नहीं है, मेरे अलावा ये प्रोडक्ट कोई सेल नहीं कर रहा। और अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो मैं प्राइस को पूरी तरीके से क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। सो बेसिकली प्रोड्यूसर इज द प्राइस मेकर। मैं क्या बन जाऊंगा, प्राइस मेकर बन जाऊंगा। बायर्स इतने सारे हैं, न्यूमरस बायर्स, एंड जब भी न्यूमरस बायर होंगे, अ सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। जो सिंगल बायर है उसका जो शेयर है मार्केट में वो बहुत नेग्लिजिबल है। किसी एक बायर के कमोडिटी परचेस करने या ना करने से एज सच कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। सो वो क्या है, बेसिकली न्यूमरस बायर, बट दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारा। नेक्स्ट इज, सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर।
टी की जगह कॉफी कंज्यूम कर सकता हूं मैं, टाटा वैगनआर की जगह सेंट्रो यूज कर सकता हूं मैं। ये क्या है बेसिकली, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यहां पे मोनोपोली मार्केट में सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, मतलब मार्केट में मेरे जैसा प्रोडक्ट सेल करने वाला और कोई प्रोड्यूसर अवेलेबल नहीं है, ना तो आइडेंटिकल गुड्स है और ना ही सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर हम बात करते हैं मोनोपोली की, इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। क्या रेलवे किसी और के पास है? नहीं, गवर्नमेंट के अलावा कोई उसको हैंडल नहीं कर रहा, कोई प्राइवेट एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब रेलवे के अलावा सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट हाँ आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि मैं एरोप्लेन के थ्रू जाऊं, बस के थ्रू जाऊं, वो सब ऑप्शन है, बट एज सच जो सब्स्टिट्यूट होता है वो कभी भी मोनोपोली मार्केट में अवेलेबल होने वाला नहीं है। सो सेकेंड इज एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड थर्ड, रेस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, जिस इंसान को एंटर करना है वो एंटर कर सकता है, जिस इंसान को एग्जिट करना है वो एग्जिट भी कर सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला है, रेस्ट्रिक्शन, यानी अगर मेरा मोनोपोली है मार्केट में तो आप लोगों को एंटर करना है तो एंट्री इजी नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी कोई भी इंसान बिजनेस में एंटर कर पाएगा नहीं। और अगर रेस्ट्रिक्शन है तो एक सबसे मेन चीज याद रखना कि हम लोग क्या अर्न कर सकते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है ना, वहां पे कोई भी फर्म क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट। बट ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, और जब भी रेस्ट्रिक्शन होगा हम लोग क्या अर्न कर सकते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अ प्रोड्यूसर कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट इन केस ऑफ मोनोपोली मार्केट। सर रेस्ट्रिक्शन क्यों आ सकता है? तो रेस्ट्रिक्शन के बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं नेचुरल रीजन, लॉ, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसे कोई भी रीजन की वजह से रेस्ट्रिक्शन आ सकता है, मतलब प्रोड्यूसर चाहे तो भी मार्केट में एंटर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने अगर लाइसेंस दिया है, पेटेंट हो चुका है किसी चीज का, तो ऑब्वियस बात है आप लोग मार्केट में एंटर नहीं कर पाओगे। सो ऐसे सब रीजंस की वजह से बेसिकली यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। सो थर्ड इज रेस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री। नेक्स्ट फोर्थ इज कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स। मोनोपोली मार्केट, सिंगल प्रोड्यूसर, and if I am the single producer or seller then I can control the price or sales of the commodity। मैं प्राइस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं, हाई प्राइस भी चार्ज कर सकता हूं। बट एक चीज याद रखना, मुझे अगर ज्यादा सेल करना है ना तो उसके लिए मुझे प्राइस क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द कमोडिटी, in order to increase the sales of the commodity the producer would be required to decrease the price। मैं जितना प्राइस कम करते जाऊंगा उतनी ही मेरे प्रोडक्ट की सेल क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। सो कंट्रोल ओवर दी प्राइस। नेक्स्ट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने अभी अभी बताया था परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग क्या अर्न करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, बट मोनोपोली मार्केट में हम लोग क्या अर्न करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज हियर एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। कोई भी इंसान मार्केट में एंटर नहीं कर पाएगा। सो हम लोग शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में क्या अर्न कर सकते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिसे हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी। सेम कमोडिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा हूं। एक ही इंसान है, यहाँ पे मिस्टर ए से मैं 10 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, मिस्टर बी से मैं 20 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, मिस्टर सी से मैं 30 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ। ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली। सो मोनोपोली के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग इंसान से अलग अलग प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं हम लोग। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर। ऐसा पॉसिबल है कि एक नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल फैमिली से है, पुअर फैमिली से, तो डॉक्टर शायद 200 या 300 रुपीज चार्ज कर रहा हो। लेकिन अगर उसे पता है कि ये पेशेंट रिच है तो शायद उससे वो 1000 रुपीज भी चार्ज कर सकता है। ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। सेम ट्रीटमेंट है, दोनों को फीवर है, बट एक से मैंने 200 चार्ज किया है, एक से मैंने 1000 रुपीज चार्ज किया है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड लास्ट, फर्म इज इंडस्ट्री। फर्म ही क्या है, इंडस्ट्री है। मार्केट में मैं अकेला इंसान हूं, मैं ही फर्म हूं और मैं ही क्या हूं, इंडस्ट्री। सो बेसिकली हमको याद रखना है, हम सभी जानते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम लोगों ने देखा था, एडिशन ऑफ ऑल फर्म्स इज नोन एज इंडस्ट्री। बट यहां पे तो एक सिंगल फर्म है और वही सिंगल फर्म क्या बन जाएगी, इंडस्ट्री बन जाएगी।
सो मोनोपोली मार्केट में वही इंसान फर्म है, मतलब प्रोड्यूसर फर्म है, और वही प्रोड्यूसर क्या बन जाएगा, इंडस्ट्री। सो बेसिकली ही इज द प्राइस मेकर। अब मोनोपोली के बाद नेक्स्ट हमारा जो मार्केट है वो है मोनोपोलिस्टिक। पहले हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, फिर हमने पढ़ा मोनोपोली, अब हम पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मींस कॉम्बिनेशन, मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली मार्केट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहले हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोली कंपटीशन, एंड अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज मोनोपोली। मतलब यहां पर हमें दोनों के फीचर्स देखने मिलेंगे, मोनोपोली मार्केट के भी और परफेक्ट कंपटीशन के भी। जब मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करता हूं तो मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम लोग रियल लाइफ में देख सकते हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें या मोनोपोली की बात करें तो वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। सो बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एज वेल एज मोनोपोली। जब हम इसके फीचर्स देखेंगे तो हमें ज्यादा आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसे कहते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फीचर है वो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स। मतलब यहां पे प्रोडक्ट सेल करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं और प्रोडक्ट को परचेज करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी देखा था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड न्यूमरस बायर। और जब भी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे तब हमें एक चीज याद रखनी है, दैट अ सिंगल बायर और अ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। कोई भी एक सिंगल बायर या सिंगल सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसकी वजह से प्राइस पे सच कोई इफेक्ट आ सकता नहीं है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सेलर ऐसा सोच रहा है कि उसकी वजह से प्राइस पे इफेक्ट आएगा, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो उसका मार्केट शेयर है वो बहुत नॉमिनल है। सेम तरीके से अगर किसी बायर की बात करते हैं तो कोई भी एक सिंगल बायर की वजह से प्राइस पे इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो बायर है उसका जो शेयर है वो क्या है, बहुत नॉमिनल है। सो अ सिंगल बायर और अ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट। सो सबसे पहला फीचर हम लोग याद रखेंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड न्यूमरस बायर्स। उसके बाद सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब प्रोडक्ट्स में माइनर डिफरेंस आएगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं और आप लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। एक एग्जांपल के साथ कंसीडर करते हैं, से फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट की बात करते हैं हम लोग। अगर टूथपेस्ट की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है टूथपेस्ट के लिए, जैसे कि कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, पतंजलि है, सब है, लेकिन सब में माइनर डिफरेंस है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में माइनर डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि फॉर्म, फ्रेग्रेंस, टेस्ट, शेप, वेट, क्वालिटी, ये सभी चीजों में क्या हो सकता है, माइनर डिफरेंस आ सकता है। सो बेसिकली हियर देयर इज ए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देयर आर माइनर डिफरेंसेस इन दी प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो हमारा सेकंड फीचर हो गया है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट थर्ड इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब जब भी हम लोग फ्री एंट्री एंड एग्जिट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको स्ट्राइक होना चाहिए, हमने ये पॉइंट पहले भी पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, वहां पर भी हमने देखा था फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नॉर्मली अगर मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, अगर देखा जाए तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें भी ये बिजनेस करना चाहिए। अगर आप लोग भी बिजनेस में एंटर कर रहे हो, सबने धीरे धीरे वही बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो अब बेसिकली क्या होगा, मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, कस्टमर्स डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाते हैं। यानी से फॉर एग्जांपल पहले अगर मेरे पास 100 कस्टमर्स थे तो शायद ऐसा हो सकता है कि अब मेरे पास 80 या 70 या 50 कस्टमर्स हो, बाकी के कस्टमर्स कहीं और भी जा सकते हैं प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। मतलब अब मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा हूं, क्या अर्न कर रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। तो हमें याद रखना है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट का सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है दैट द प्रोड्यूसर विल अर्न ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉन्ग रन। यानी जब भी लॉन्ग रन होगा तब प्रोड्यूसर क्या अर्न कर सकता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो उस टाइम पे दूसरे लोग भी क्या कर सकते हैं, मार्केट में एंटर कर सकते हैं और हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो याद रखेंगे परफेक्ट में एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ये दोनों ही केसेस में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज दैट द प्रोड्यूसर विल अर्न ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है सेलिंग कॉस्ट। जब हम सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इनकर किए हैं। प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी एक्सपेंसेस मैं इनकर कर रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, बेसिकली सेलिंग कॉस्ट। जैसे कि पैकिंग के पीछे अगर कोई एक्सपेंस है, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर कोई एक्सपेंस इनकर किया है, सेल्स टैक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, होलसेलर, रिटेलर्स, शोरूम एक्सपेंसेस, ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस है तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बहुत हद तक सेलिंग कॉस्ट को इनकर किया जाता है अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उन सब चीजों के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मुझे अगर मार्केट में इतने सारे सेलर्स है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है, मुझे अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो ऑब्वियस बात है मुझे सेलिंग कॉस्ट कंपल्सरीली क्या करनी होगी, इनकर करनी होगी। से फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल की बात करूं या किसी सोप की बात करूं तो आप देखो बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है, उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि उसको क्या कर सके, हम लोग मार्केट में सेल कर सके कस्टमर्स को। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा इनकर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपटीशन अदर देन प्राइस। अब कंपटीशन अदर देन प्राइस, देखो प्राइस का कंपटीशन तो हमेशा रहता है। कस्टमर क्या दिखता है कि प्राइस किसका कम होगा, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारा प्राइस कॉम्पिटिटर के प्राइस से क्या हो, कम हो। उसी तरीके से यहाँ पे प्राइस के साथ साथ एक और चीज पे फोकस किया जाता है वो है एडवर्टाइजमेंट एंड क्वालिटी। हम लोग हो सके उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमने पहले भी देखा, सेलिंग कॉस्ट। उसके साथ साथ हम लोग प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ वेराइटी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। यानी हम लोग सिर्फ प्राइस कंपटीशन नहीं कर रहे, प्राइस कंपटीशन के साथ साथ नॉन प्राइस कंपटीशन है। से फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, मॉडिफिकेशन इन दी प्रोडक्ट, क्वालिटी एक्सेट्रा। सो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग दी मार्केट। अब इम्परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग दी मार्केट मतलब है ना, हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते थे तो वहां पर बायर एंड सेलर को दोनों को परफेक्ट नॉलेज थी मार्केट के बारे में। लेकिन यहां पर बायर और सेलर को कभी भी परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी, यहां पे क्या है, इम्परफेक्ट नॉलेज। क्योंकि प्रोडक्ट में डिफरेंस है, उसकी क्वालिटी में डिफरेंस है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं है। जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो ऑब्वियस बात है बायर और सेलर को एग्जैक्टली जो प्राइस है, जो क्वालिटी है, उन सब चीजों के बारे में आइडिया नहीं आएगा। सो बेसिकली हियर देयर इज ए इम्परफेक्ट नॉलेज विद द बायर एंड द सेलर। वो लोगों को बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है क्वालिटी, कॉम्पिटिटर, प्राइस और वो सब चीजों को लेके। क्यों? क्योंकि सभी के प्रोडक्ट्स क्या है, डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं है। सो इम्परफेक्ट नॉलेज। हमारे 3 अलग अलग तरह के मार्केट कंप्लीट हुए, परफेक्ट, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। अब फोर्थ और जो लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट इज बेसिकली फ्यू सेलर्स। जब मार्केट में फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे, ओलिगोपोली मार्केट। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दिमाग में है कि सर ऐसा कौन सा एग्जांपल है, ऐसा कौन सा मार्केट है जिसको हम लोग ओलिगोपोली में कंसीडर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कंसीडर कर सकते हैं। अगर कार से सब की बात करें तो बहुत सिलेक्टेड कंपनीज है, 6, 7, 8, 10, 12, 15। दूसरा एग्जांपल अगर मुझे लेना है तो मैं टेलीकम्युनिकेशन में सिम कार्ड कंपनीज को ले सकता हूं। कितनी कंपनीज है, मैक्सिमम आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, गिन चुन के 5, 7, 10 कंपनीज है, उससे ज्यादा नहीं। सो बेसिकली ओलिगोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे फ्यू सेलर्स है, प्रोडक्ट सेल करने वाले बहुत ही लिमिटेड लोग अवेलेबल है। सो ओलिगोपोली मार्केट। फीचर्स देखेंगे, थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा ओलिगोपोली मार्केट से रिलेटेड, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स। हमने पहले ही देखा फ्यू सेलर्स, ओलिगोपोली का मतलब ही क्या होता है, फ्यू सेलर्स, प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड नंबर में है। और जब बायर की हम लोग बात करते हैं तो बायर तो क्या है, न्यूमरस है, यानी प्रोडक्ट परचेस करने वाले लोग बहुत सारे हैं लेकिन प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग बहुत लिमिटेड है। और जब भी न्यूमरस बायर होंगे तो अगेन याद रखना है, अ सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस दी मार्केट। किसी भी एक सिंगल बायर की वजह से मार्केट के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है सिमिलर और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स। यानी यहां पे जो प्रोडक्ट्स है वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, देखा जाए तो काफी हद तक सिमिलर प्रोडक्ट्स है। अगर मैं सिम कार्ड कंपनीज की बात करता हूं, एग्जांपल लेता हूं,
तो जो सर्विस ये लोग ऑफर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर सर्विसेज है, बहुत ज्यादा एज सच यहाँ पे डिफरेंस दिखने नहीं मिलेगा। सो बेसिकली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है या फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है। और भी हमें एग्जांपल दिए हैं, सॉल्ट है, क्रूड ऑयल है, टी है, ये सभी चीजों में हम लोग अगर देखेंगे ना तो बहुत सिमिलरिटी होती है प्रोडक्ट में, बहुत ज्यादा डिफरेंस एज सच आने वाला नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स भी हम लोग देख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया है, मोटरसाइकिल है। सो ये सब ओलिगोपोली मार्केट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। जब हम एंट्री एंड एग्जिट की बात करते हैं तो हमें दो अलग अलग चीजों के ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट हम लोग रखेंगे वो है एंट्री एंड एग्जिट इज फ्री। सेकंड हम लोग ध्यान में रखेंगे एंट्री एंड एग्जिट इज रेगुलेटेड। मतलब जो भी फर्म की एंट्री एंड एग्जिट है वो दो तरीके से आ सकती है। अगर से फॉर एग्जांपल देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मार्केट में कोई भी इंसान एंटर कर सकता है और कोई भी इंसान एग्जिट भी कर सकता है। चाहे तब बिजनेस स्टार्ट करेंगे और चाहे तब हम लोग बिजनेस क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। उसी तरीके से जब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है तो यहाँ पे बेसिकली ये रेगुलेटेड मार्केट है। रेगुलेटेड मार्केट मतलब इतनी आसानी से तुम लोग यहाँ पे एंटर कर पाओगे नहीं, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, यानी इतनी आसानी से कोई भी इंसान उस मार्केट में एंटर नहीं कर पाएगा। सो एंट्री एंड एग्जिट फ्री भी हो सकती है और एंट्री एंड एग्जिट रेगुलेटेड भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट। अगेन सेलिंग कॉस्ट मतलब ये ऐसी कॉस्ट है जो हमने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इनकर की है। एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू सेल द प्रोडक्ट। हमने पहले भी देखा था, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाना है उसके लिए एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, पैकिंग एक्सपेंस, ये सब क्या है, सेलिंग कॉस्ट है हमारी। प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम जो खर्चा कर रहे हैं ना उसकी बात की है। ओलिगोपोली मार्केट में भी हम लोग काफी हद तक क्या करते हैं, सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं ताकि कस्टमर्स क्या कर सके, हमारा प्रोडक्ट परचेज कर सके। ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अगर कंपटीशन होगा तो हमें सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी ही होगी। आप देखो आइडिया है, वोडाफोन है, जियो है, इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट और वो सब होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना प्रोडक्ट क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, सर्विस क्या करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो सेलिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं यहां पर भी बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, इनकर होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंस। अब ओलिगोपोली मार्केट में एक और चीज का ध्यान रखना है, दैट द फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। जितनी भी फर्म्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर किसी भी एक फर्म ने कोई भी चीज में चेंज किया, क्वालिटी में या प्राइस में, ऐसी किसी भी चीज में, तो दूसरी फर्म डेफिनेटली, जो राइवल फर्म है वो डेफिनेटली क्या करेगी, रिएक्ट करेगी ही करेगी। अगर से फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी ने स्कीम लॉन्च की कि 499 में 2 मंथ्स के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट है, अनलिमिटेड कॉलिंग है, 100 SMS पर डे है, तो डेफिनेटली देखना दूसरी कंपनी भी उस चीज को फॉलो करेगी ही करेगी। यानी यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। अगर कोई भी चेंज होगा तो ऑब्वियसली दूसरी फर्म्स भी क्या करेगी, उस चीज पे रिएक्ट करेगी। सो इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म्स। एंड लास्ट पॉइंट इज प्राइस स्टिकीनेस, जिसको किंग डिमांड को बोला जाता है। ओलिगोपोली मार्केट में नॉर्मली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहता है। क्योंकि अगर एक चीज सोच के देखो, अगर मैंने प्राइस इंक्रीज किया तो मेरे कॉम्पिटिटर्स प्राइस इंक्रीज नहीं करने वाले, वो सेम का सेम प्राइस रखेंगे। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। मैं अगर प्राइस बढ़ा रहा हूं मेरे प्रोडक्ट की या सर्विस की, तो कस्टमर्स मेरे पास नहीं आएंगे, कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे, मेरे लिए लेस प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। अगर से फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस कम किया है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स भी अपना प्राइस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। यानी अगर मैं प्राइस इंक्रीज करता हूं तो भी मुझे सच कोई बेनिफिट नहीं है, अगर मैं प्राइस डिक्रीज करता हूं तो भी मुझे सच कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे प्राइस स्टिकीनेस की बात की है कि जो प्राइस है वो नॉर्मली क्या रहता है, सेम, और उस वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वहां पे किंग बन जाता है कि यहाँ पे ये बेसिकली इसको पॉइंट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं कि हम लोग अगर कुछ भी करेंगे, प्राइस को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, एज सच हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सो ये ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स हैं। आई होप आप सभी लोगों को चैप्टर क्लियर हुआ होगा, और खास करके 4 मेन मार्केट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। 4 में से कोई भी एक मार्केट मोस्टली आएगा ही आएगा। याद रखने हैं 4 मेन मार्केट, कंपटीशन 2 याद रखेंगे, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर 3 चीजें पढ़ी हमने, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।